हेलो एवरीवन, मैं राहुल सिंघई आपका स्वागत करता हूं डेफिनेट सक्सेस पाठशाला पर। अपने लास्ट वीडियो में हमने ये जो चैप्टर है नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर यूज, इसमें रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी बनी रहे उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, या हम कौन कौन से ऐसे प्रैक्टिसेस अडॉप्ट कर सकते हैं जिससे ये रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी बनी रहे। ठीक है, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है ना? क्या इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है? तो डेफिनेटली हम ये जानते हैं कि रिसोर्सेज जो हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। रिसोर्सेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल है, बहुत ज़्यादा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है ना? तो नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, ये अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो ये हमको पॉइंट याद रखना है, दे आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक, अब ये जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसके इम्प्लीकेशन क्या होते हैं, है ना? तो ये जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है रिसोर्सेज का, इसका इम्पैक्ट हमारी लाइफ के हर स्फीयर पे होता है ना? ह्यूमन सेटलमेंट यानी हम कहाँ रहेंगे, ट्रेड पार्टनर्स, ट्रेड पैटर्न्स कि हम किसके साथ ट्रेड करेंगे और किस चीज़ का ट्रेड करेंगे कि नहीं करेंगे, है ना? इंटरनेशनल रिलेशंस, इस पर भी असर होता है अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन का। और इवन कॉन्फ्लिक्ट्स, अभी हम देखते हैं कई बार कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं इन रिसोर्सेज पर कंट्रोल गेन करने के लिए, वॉर्स हो जाती हैं, है ना? तो ये पॉइंट आता है यहाँ पर दैट मेनी वॉर्स हैव बीन फॉट एंड कंटिन्यू टू बी फॉट। किस चीज़ के लिए? टू गेन कंट्रोल ओवर नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे कि अभी ईरान का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, है ना? वहाँ बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, पेट्रोलियम वगैरह। अब उसके रिसोर्सेज पर कंट्रोल करना चाह रहे हैं दूसरी कंट्रीज, ठीक है, या उसको और भी दूसरे नाम दिए जा सकते हैं, है ना? तो ये चीज़ हमको ध्यान रखनी है कि ये जो नेचुरल रिसोर्सेज का अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है हमारी लाइफ को। अब इसका एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम इंडस्ट्रीज़ की बात करें, है ना? तो जनरली ये इंडस्ट्रीज़ कहाँ लोकेटेड होती हैं? जनरली जहाँ नेचुरल रिसोर्सेज हों वहाँ पर ये इंडस्ट्रीज़ लोकेट होती हैं। ठीक, अब जैसे ये इंडस्ट्रीज़ आएंगी तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। किसको मिलेंगी? खास तौर से लोकल लोगों को। और जब इंडस्ट्री सेटअप होती है तो टाउनशिप भी ग्रो करती है उस इंडस्ट्री के आसपास, ठीक है? और जो इकोनॉमिक एक्सपेंशन होता है उससे जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है दूसरों को, और ज़्यादा मॉडर्न फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो इम्प्रूव हो जाती है। तो ये इम्पैक्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज का, है ना? इम्प्लीकेशन हम कह सकते हैं इसको कि किस तरीके से ये रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी हमारी लाइफ को इफेक्ट करती है। ठीक है, अब इसमें कई बार क्या होता है इम्प्लीकेशंस में कि पॉलिटिकल बाउंड्रीज जो होती हैं ना, नेचर उनकी कभी रिस्पेक्ट करता नहीं है। अब इसके कारण कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। तो उसका एक एग्जांपल हम यहाँ लेते हैं, जो कावेरी रिवर वाटर डिस्प्यूट है उसका, है ना? तो हम ये चीज़ ध्यान में रखें कि नेचर डज नॉट पे अटेंशन टू पॉलिटिकल बाउंड्रीज एंड दिस लीड टू टेंशन रिगार्डिंग द शेयरिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अब ये जो शेयरिंग है, इसी के चक्कर में जो स्टेट्स हैं और कंट्रीज हैं इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। उसका एक एग्जांपल है कावेरी रिवर। इसका जो पानी है ये 3 स्टेट्स हैं, केरला, कर्नाटका है, तमिलनाडु है और केरला है। इसके अलावा पौंडीचेरी यूनियन टेरिटरी है, ये इसका पानी शेयर करती हैं। अब इसमें कर्नाटका जो है ये अपस्ट्रीम पर है, इसने डैम्स बना लिए तो बाकी को पानी मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, है ना? इसके कारण कॉन्फ्लिक्ट हुआ। तो अब ऐसी सिचुएशन में क्या करना होगा भाई? नेगोशिएट करना होगा, है ना? बातचीत करनी होगी, तभी जाके ऐसे डिस्प्यूट्स जो हैं वो रिजॉल्व हो पाएंगे, है ना? तो ऐसे चूंकि हम एक ही कंट्री का पार्ट हैं तो हमने बहुत ज़्यादा नेगोशिएशंस किए, मैनेजमेंट वगैरह करने की कोशिश करी और फाइनली जो है एक पीसफुल सोल्यूशन निकला फॉर द पीसफुल एंड फेयर शेयरिंग ऑफ वाटर ऑफ दिस कावेरी रिवर। ऑल्दो ये जो हम बात कर रहे हैं नेगोशिएशन की, इस तक पहुंचना इतना आसान नहीं होता है ना। ऑफ कोर्स द रीचिंग सच एग्रीमेंट बिटवीन नेबरिंग कंट्रीज इज नॉट इजी। अब चूंकि हम एक ही कंट्री का पार्ट थे इसलिए फिर भी थोड़ा सा हो गया, लेकिन अलग अलग कंट्री का पार्ट होते तो फिर ये करना और मुश्किल होता, है ना? ठीक है, अब ज़रा हम कुछ इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज की बात करते हैं और वो कैसे इंडिया में कहाँ कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, ज़रा उसकी बात करते हैं ना। तो ये मैप आपको दिया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैप है और इससे अपन को मैप बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो 4 मेन आपको रिसोर्सेज यहाँ दिए हुए हैं। कौन कौन से? कोल दिया है, ऑयल, आयरन ओर एंड बॉक्साइट, ये सारी चीज़ें आपको दी हुई हैं। ठीक, अब देखिए भाई कोल कहाँ कहाँ मिल रहा है अपन को। ये देखो बेल्ट जो है ना, ये पूरा जो है ये कोल के लिए ही फेमस है।
ठीक है। तो ये जो बेल्ट है ना, कोल वाला, इसमें झारिया हो गया, बोकारो हो गया, रानीगंज हो गया, ठीक है, तिलचर हो गया, नया वैली हो गया, ये सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर कोल मिलता है। इसके अलावा जो माकुम है, हुगरीजन है, मोरान है, जंजी है, यहाँ पर भी हमको कोल मिल रहा है, ठीक। इसके अलावा जो नाहर कटिया और दिग्बोई, ये जो हैं ये ऑयल फील्ड्स हैं, ठीक है। अब ऑयल फील्ड्स की बात करें तो ये देखिए कलोल, अंकलेश्वर, बेसिन, मुंबई हाई, इन सब जगहों पर हमको क्या मिल रहा है, ऑयल मिल रहा है, ठीक। अब आयरन ओर की बात करें, आयरन ओर कहाँ कहाँ मिल रहा है, बहुत सारा आयरन ओर है इंडिया में, है ना। तो मयूरभंज, गोवा, केंदुझार, है ना, क्यों, अच्छा ये नाम यहाँ पर दिया हुआ है क्योंझार, है ना, ये कई जगहों पर इसका नाम केंदुझार भी मिलता है ना। इसके अलावा अपन को दिया हुआ है बेलाडीला, चंद्रपुर, दुर्ग, बस्तर, ठीक है। इसके अलावा और कहाँ मिल रहा है, देखो बेलारी, चिकमंगलूर, टुमकुर, कुद्रेमुख, ठीक है, देन चिकमंगलूर, गोवा, रत्नागिरी, पूरे इंडिया में बहुत सारा आयरन है और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। लास्ट क्या बचता है, लास्ट बचता है यहाँ पर हमारा बॉक्साइट। तो बॉक्साइट हमको कहाँ मिल रहा है, कटनी में मिल रहा है, अमरकंटक प्लेट्यू में मिल रहा है, ठीक है। इसके अलावा बॉक्साइट कहीं और दिख रहा है क्या हमको, नहीं। ये मेन एरिया है, ये जो बिलासपुर, कटनी और अमरकंटक वाला ये जो बेल्ट है पूरा, यहाँ पर हमको बॉक्साइट मिलता है, ठीक है। ये बॉक्साइट जो है इससे हम एल्यूमिनियम बनाते हैं और हम जानते हैं एल्यूमिनियम हमारे लिए कितना यूज़फुल है, ठीक। तो ये सारे जो हमने यहाँ पर रिसोर्सेज देखे हैं, इनका डिस्ट्रीब्यूशन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि कहाँ पर कौन सी चीज़ अपन को मिलती है, ठीक। अब एक चीज़ ध्यान रखना कि सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी हो जाने से कोई भी जगह जो है वो डेवलप नहीं हो जाती। इस चीज़ से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है जिसे हम कहते हैं नेचुरल रिसोर्स कर्स, या इसी को एक और नाम दिया हुआ है पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी, ठीक है। ये है पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी, मतलब कि कुछ रीजन्स ऐसे होते हैं विच आर रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज बट दे कैन एक्सपीरियंस स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। ये जो फिनोमेना है इसको हम नेचुरल रिसोर्स कर्स या पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी बोलते हैं, कि हैं तो बहुत सारे रिसोर्सेज लेकिन फिर भी डेवलपमेंट उतने अच्छे से नहीं हो रहा है, ठीक है। So this means that often having plenty of natural resources does not automatically mean a country is rich. यदि हम चाहते हैं कि रिसोर्सेज हैं और हम रिच हों तो उसके लिए क्या चाहिए, ध्यान से सुनना भाई, इसके लिए हमको बहुत ज़्यादा जो ज़रूरी है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए वो है एक इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट। रिसोर्सेज हैं लेकिन इंडस्ट्रीज़ हम डेवलप नहीं कर पा रहे हैं तो हम डेवलप नहीं हो सकते। तो ज़्यादातर कंट्रीज़ जो ये नेचुरल रिसोर्स कर्व्स फेस करती हैं वो कैसी हैं, जो इंडस्ट्रीज़ डेवलप नहीं कर पाए। अब बात करते हैं इंडिया की, क्या इंडिया ने ये इंडस्ट्रीज़ डेवलप कर ली हैं, तो बिल्कुल भाई इंडिया ने ये इंडस्ट्रीज़ डेवलप कर ली हैं और इसलिए हम ये जो सिचुएशन है इसको अवॉइड कर पाए हैं। ये जो नेचुरल रिसोर्स कर्व्स है इसको हम अवॉइड कर पाए हैं क्योंकि हमने अपनी इंडस्ट्रीज़ को डेवलप कर लिया है टू मीट अवर ग्रोइंग नीड्स, ठीक है। लेकिन इंडस्ट्रीज तो डेवलप कर ली हैं, एक चैलेंज जो हम फेस करते हैं एज इंडियंस वो क्या है, बैलेंसिंग रिसोर्स एक्सट्रैक्शन विथ सस्टेनेबिलिटी। जो रिसोर्स एक्सट्रैक्शन हम कर रहे हैं उसको बैलेंस करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजिंग नेचुरल रिसोर्सेज इज अ वैल्यूएबल स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, बट ह्यूमन नॉलेज, गुड गवर्नेंस एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, ये सारी चीजें हैं ना, दीज थिंग्स डिटरमाइन वेदर दे बिकम लास्टिंग बेनिफिट और टेम्परेरी विंडफॉल्स, ठीक है ना। तो हमको यदि चाहिए कि लंबे समय तक हम इनको अच्छे से यूज कर पाएं तो हमको ये सारी चीजें चाहिए, हमको ह्यूमन नॉलेज भी चाहिए, गुड गवर्नेंस भी चाहिए और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग भी चाहिए, तब जाके हम इन रिसोर्सेज को लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल मैनर में यूज कर पाएंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम अगले टॉपिक के साथ फिर आपके सामने होंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।